आओ, तो मोहम्मद बिन तुगलक का आज अपन सेकंड प्रयोग देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा वाला। शीट सभी के पास है 24, 25, 26, 27। तो कल अपन ने शीट नंबर देखी 24, आज देखते हैं शीट नंबर 25, है ना। कल 24 देखी और आज देखते हैं 25। कल वाले में कोई कन्फ्यूजन है बताओ? राजधानी परिवर्तन और क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं है पीछे, उसमें सांकेतिक मुद्रा वाला क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 इस एनसीईआरटी के अंदर। तो उसमें क्वेश्चन जोड़ा है मैंने, जब आपसे पूछूंगा तो कल जैसे मैंने लिखवाया था क्वेश्चन, उसका आंसर लिखोगे आप। आ जाओ। सुल्तान द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। दूसरा, और कब हुआ ये? 1300, टाइम लिखा हुआ है कब हुआ? 1330। इससे पहले वाला जो था राजधानी परिवर्तन, वो कब हुआ? 1327 के अंदर। तो देख लो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 1370 मतलब शासक कब बने आप? 1325 में। हड़बड़ाहट करी जल्दबाजी में, पहले तो राजधानी परिवर्तन कर दिया कब? 1327 में, केवल 2 साल में, है ना। ये 2 साल लिखोगे, जैसे मैं फेलियर के कारण बता रहा हूँ कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, तो जल्दबाजी में 2 साल का आंकड़ा आएगा ये, कि शासक बने 2 साल ही हुए थे। वो बात दूसरी कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस गवर्नर के रूप में था यार, शासक और गवर्नर में दिन रात का फर्क है, ठीक है। 1327। अब कितने साल बाद अब आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया? मात्र 3 साल बाद, 1330 के अंदर। अब पहले तो मुझे बताओ, जो देवगिरी था वो अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर था, सबसे बड़ा नहीं था उसके अंदर, सबसे बड़ी चूक, सबसे भयंकर विनाशकारी परिणाम जिसके वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही था। अभी तो उसका डैमेज कंट्रोल ही नहीं हुआ था 3 साल। तो ये मान लो कि आपको 1 साल तो जाने में लगा होगा वहाँ, फिर 1 साल के अंदर वहाँ सेट हो और फिर जनता में असंतोष, वो तो खत्म हुआ ही नहीं, उससे पहले लो दूसरा लो। तो वापस जल्दबाजी है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये अपन जैसे देखेंगे, ठीक है। ये तारीखें याद रखो, ये आएंगी अब जैसे, है ना, क्योंकि क्या अभी 1333 जब अपन पढ़ेंगे ना 3 साल बाद, ये 1333। तो इब्न बतूता जो अपन ने पढ़ा था ना, उसके टेक्स्ट का नाम क्या था इब्न बतूता के? रेहला या रहेला, देखा था अपन ने, ये रेहला देखा था। इब्न बतूता मोरक्को, कल बताया था मैंने। तो वो 1333 में विजिट करेगा दिल्ली मोरक्को से। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ना उससे पहले, लेकिन वो इन दोनों एक्सपेरिमेंटों का जिक्र नहीं करता है। तो उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि फिर इनका कोई दुष्प्रभाव ही नहीं पड़ा था। अगर दुष्प्रभाव पड़ता तो इब्न बतूता भी तो बोलता कि नहीं बोलता, नहीं बोलता क्या? तो ये भी तो हो सकता है कि इब्न बतूता को मना कर दिया हो कि इस चीज़ का जिक्र मत करो तुम, उससे छुपा ली गई हो वो चीज़, उसको मिलने ही नहीं दिया गया हो। उसको चीन भेज दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत के रूप में, है कि नहीं है? तो फिर क्वेश्चन ये, अब क्वेश्चन बन गया ना कि इब्न बतूता का जो अपन पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन रहेला नामक किताब में, वो सही नहीं है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें रहेला का। अब आलोचना यार कैसे करूँ, मैं तो रहेला पढ़ी ही नहीं है। अरे पढ़नी नहीं है उसको, भाई इतना ही पता होना चाहिए कि उसने इन दोनों का जिक्र नहीं किया है। अब अपन को ये पता होना चाहिए, अब वो टाइमलाइन कि यार पहले तो कौन सी हो गई, राजधानी परिवर्तन हो गया 27 में। अब वो डेट्स का ही तो गेम है, और अगर उस क्वेश्चन के अंदर अपन देखें तो सारा डेट्स का ही गेम है कि 1325 के अंदर शासक में 1327 वाले का कहीं वर्णन नहीं है, 1330 वाली घटना का कहीं वर्णन नहीं है, वो 1333 में आया, जबकि ये विनाशकारी प्रभाव थे इनके, राजधानी परिवर्तन के, सांकेतिक मुद्रा के, जिनसे आम आदमी प्रभावित हुआ। बाकी जो अपन तीनों देखेंगे आगे की, तो तीनों उनसे आम आदमी प्रभावित नहीं हुआ। और चलो सांकेतिक मुद्रा से वही प्रभावित हुआ जिसके पास मुद्रा थी, लेकिन आज भी देख लो कितने लोग, आज कितने लोगों के पास मुद्रा है, तो उस समय क्या एक मुद्रा का चलन रहा होगा मार्केट के अंदर, बहुत कम रहा होगा ऐसे। तो रहेला में वर्णन नहीं है, तो इसका मतलब ये बायस था, इसने वही लिखा जिसकी इसको परमिशन थी, या जो इसको दिखाया गया वो इसने लिखा, है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन सब पे छपता है, यही ह्वेनसांग पे छपता है, यही फाहियान पे छपता है, और यही रहेला पे छपता है कि क्या इन्होंने उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का आंखों देखा वर्णन किया है, या इनको जो दिखाया गया उसका वर्णन किया। तो ये पता होना चाहिए। बस मीडिया भी यही है, गोदी मीडिया बोलते हैं, तो वही है, समझ गए। तो ऐसे देखो डेट्स का रोल यूँ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो तारीखें लिख लो सारी जिससे मैंने बताई। आ जाओ, अब सबसे पहले तो देखो ये इसमें आ रहा है ये सांकेतिक। ये सांकेतिक क्या होती है? इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज आता है टोकन करेंसी। तो पहले तो ये टोकन क्या होता है यही पता होना चाहिए ना अपने को। ये टोकन क्या होता है? जैसे मैं आपको सीधा से बताऊँ, जैसे आप देखो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हो, गए रेस्टोरेंट में कि भैया ऐसा करो 5 कॉफ़ी दे दो, ठीक है, तो वो बोलता है क्या कि टोकन लाओ, बोलता है कि नहीं बोलता है?
फिर अपन जाते हैं दूसरे काउंटर पे, पैसे जमा कराते हैं, जैसे 5 कॉपी के फॉर एग्जाम्पल जैसे 500 रुपये बने, ठीक है, और फिर उसने टोकन दे दिया एक वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा सा दे दिया कि नहीं दे दिया, छोटा सा प्लास्टिक का ग्रीन कलर का जो भी कलर का था, वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा दे दिया अपन को रेड कलर का कि जाओ, अपन ले जाते हैं उसको और वहाँ डिलीवरी काउंटर के ऊपर दिखाते हैं। तो टोकन दिया ना उसने, टोकन दिया, बस ये टोकन करेंसी भी जो है ये टोकन। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो टोकन उसने दिया है छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, दिया, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसकी कीमत कितनी होगी अंदाजन? अगर उसकी मटेरियल कॉस्ट अपन देखें तो मुश्किल से 1 या 2 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं। इस प्लास्टिक के टुकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो इसकी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, मैं मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि इसके जो जिस मटेरियल से ये बना है ना, उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? तो मुश्किल से ज़्यादा 2 रुपये होगी, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं, छोटा सा तो प्लास्टिक का टुकड़ा। तो ये होता है टोकन करेंसी। ये टोकन करेंसी का मतलब क्या कि कोई भी जैसे चीज़ होती है, जैसे मान लो आज अपन देखते हैं करेंसी, तो उसकी 2 चीज़ होती है, एक तो अंकित मूल्य, ठीक है, एक तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे वो नीचे लिखा था ना, मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, नोट पे लिखा रहता ना अपने, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है तो 2000, 500 का 500 का, तो वो तो है अंकित मूल्य की, इसकी वैल्यू क्या है। और दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक, है ना, आंतरिक। अंकित को तो बोलते हैं अपन फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक, ठीक है। आंतरिक का मतलब क्या है कि इसकी जो ये जिस मटेरियल से बना है ना, उसकी कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट, समझ गए। अंकित मूल्य और आंतरिक मतलब अंदर, तो अंदर क्या, अंदर तो मटेरियल ही है ना जिससे वो बना है यार वो। तो ये दोनों वैल्यूज़ होती है, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो टोकन करेंसी, ये टोकन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस टोकन की फेस वैल्यू क्या है, मतलब ये आपको 500 रुपये का सामान खरीद के दे सकता है, दे रहा है ना 5 कॉफ़ी। तो फेस वैल्यू जो है ना इसकी, ये फेस वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं क्या, अंकित मूल्य, अंकित, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होता है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से, किससे, आंतरिक मूल्य से, कि फेस वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। अभी आपको देखो ये बना हुआ तो सिर्फ 2 रुपये की प्लास्टिक से है, लेकिन इसमें क्षमता है, इसका फेस जो है ना उसमें क्षमता है 500 रुपये की कॉफ़ी खरीद के देने की। तो ये देखो नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो कि टोकन मनी पढ़ो, लिखा गया टोकन मनी या टोकन पैसे का एक रूप है जिसका अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, किससे, आंतरिक मूल्य से। ऊपर इंग्लिश में पढ़ो, टोकन मनी रेफर्स टू दैट मनी हुज फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी वैल्यू मतलब जिससे वो बना हुआ है, मटेरियल जो यूज है उसके अंदर, ठीक है। फिर आगे देखो लिखा हुआ है क्या, आगे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ सच मनी इज हायर देन द वैल्यू ऑफ सच मनी। वैल्यू ऑफ सच मनी मतलब फेस वैल्यू is higher than the value of commodity used to make it. For example, 500 rupee note in India has a very low commodity value as compared to its face value which is rupees 500. आज भी जो अपन अपने पास जेब में जो नोट है वो टोकन करेंसी है आज भी। तो आप सोच रहे हो सर ये तो मोहम्मद बिन तुगलकी फेल हो गया, फिर अपन भी तो फेल हो जाएंगे। तो अभी अपन आगे देखते हैं कि जैसे वो कैसे फेल हुआ और अपन कैसे अभी पास हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छे देश फेल हो जाते हैं इस टोकन करेंसी के मामले में, जैसे अफगानिस्तान हो रहा है फेल, पाकिस्तान हो जाता है फेल, अपन भी फेल होने के कगार पे आ गए थे मौद्रीकरण में, नहीं बताऊंगा अभी मैं आपको कैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये, अब आप क्या समझो, टोकन करेंसी क्या है, सीधा सा कि उसका जो अंकित मूल्य है वो ज़्यादा होता है आंतरिक मूल्य से। अब जैसे 500 रुपये के नोट की इसमें बात है, तो आप बताओ देख कैसे, कि देखो 500 रुपये का नोट है ना अपने पास, उसके ऊपर लिखा हुआ है अंकित मूल्य है 500, मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, महात्मा गांधी सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अंकित मूल्य। अब सर इसका जैसे हम आंतरिक मूल्य कैसे देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू। तो जब ये छपते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर छपते हैं, ठीक है ना, मतलब करोड़ों नोट एक साथ छपते हैं। तो जब उनके छपने की जो लागत है ना, क्योंकि बड़ी मात्रा में छपते हैं तो वो लागत बहुत ही कम हो जाती है। तो 500 रुपये की नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आंतरिक मूल्य जो कमोडिटी वैल्यू, वो मुश्किल से 8 या 9 रुपये है, मुश्किल से मुश्किल, है ना, कि जैसे उसमें पेपर यूज हुआ है। फिर आप बोले सर इतनी कम क्यों है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में छपे। अब आप खुद ही सोचो कि जैसे आप मान लो आप कॉपी बनाते हो कोई, तो एक कॉपी बनाओगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर आपने मान लो 1000 कॉपियाँ बनाई तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, उत्पादन का जो स्केल है वो जितना ज़्यादा होता है कॉस्ट उतनी ही कम हो जाती है। समझ गए, ये चीज़ है।
तो 500 रुपये की जो अपन देखते हैं कि आंतरिक मूल्य जो है, उसके आंतरिक मूल्य मतलब उसकी लागत मूल्य जो है, उसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ वो कम है, और उसको जबकि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 500। अब 2000 का नोट देख लो, फेस वैल्यू 2000 और आंतरिक मूल्य 100। अब ये देख लो, उसी पेपर पे 500 का नोट छपा है और वही पेपर है, वही सारे सिक्योरिटी फीचर, वैसे रंग अलग है और वो 100 रुपये का नोट है। तो 500 रुपये की तो अंकित मूल्य 500 है और 100 रुपये का अंकित मूल्य 100 रुपये, डिफरेंस आ गया। लेकिन जैसे अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, आंतरिक मूल्य, 500 वाले रुपये का नोट का भी 8 रुपये ही और 100 वाले का भी 8 रुपये ही। तो फेस वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखो, टोकन लेके गए, टोकन तो प्लास्टिक का था, अपन भी जानते हैं ये तो प्लास्टिक का उदाहरण मैं घर से ही बना के दे दूँ ऐसे, लेकिन उसका जो अंकित मूल्य है कि वो कितना, आप कितने की कॉफ़ी वो ला के दे रहा है आपको, 500 रुपये की कॉफ़ी ला के दे रहा है आपको, समझ गए। तो देखो ये पहले ये ध्यान होना चाहिए, है ना। 99% स्टूडेंट जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको ये पता ही नहीं होता है टोकन करेंसी होती क्या, और क्या आज भी टोकन करेंसी है क्या, तो आज भी हमारे पास टोकन करेंसी है। जैसे आप पढ़ोगे ना, अपन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आरबीआई की जैसे मौद्रिक पॉलिसी अपन पढ़ा, आरबीआई की क्या क्या फंक्शंस हैं, तो नोट जारी करना, तो नोट जैसा आज किस तरह की करेंसी है भारत के अंदर, आज टोकन करेंसी है भारत के अंदर, रियलिस्टिक करेंसी नहीं है। रियलिस्टिक करेंसी तो क्या होती है, टोकन करेंसी का जो विलोम होता है ना वो रियलिस्टिक करेंसी होता है, वास्तविक, वो सोना है। अब देख लो आप सोना, अब सोना आपने वैसे दिया तो भी उसकी वही कीमत है, और सोना अगर आप वैसे करोगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो वो सोना ही है, सेम है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि प्लास्टिक तो नॉर्मल है, जबकि सोने का जो आंतरिक जिससे वो बना हुआ वो वही तो सोना बना रहा है, सोने को सोना बना रहा है, जिसके कारण उसका मूल्य है। नहीं तो ऊपर से अगर आपने पॉलिश कर दी सोने की और अंदर भरा हुआ था मान लो कांसा, तो उसकी वो डिफरेंस हो गया ना, ऐसे। तो रियलिस्टिक करेंसी को चलाना आसान नहीं होता है। आप देखो क्या गोल्ड को करेंसी बनाए तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट उसमें लगती है, कि ओरिजिनल गोल्ड खरीद के लाना पड़ेगा और फिर वही करेंसी के रूप में बटेगा, तो कितनी ज़्यादा उसकी लागत आ गई। और जबकि अपन ने मटेरियल बिल्कुल कॉमन रखा, कागज़ है बिल्कुल, जैसे नकली नोट छपते हैं कि नहीं छपते हैं, कागज़ बिल्कुल नॉर्मल है, और अपन ने किया और फट उसको फिर करेंसी की, तो वो ईजी हो जाता है। मतलब बड़े पैमाने पर आप करेंसी को चला सकते हो ऐसे, इसलिए ये टोकन करेंसी रखी जाती है, समझ गए। अब जैसे अब मैं आपको बताऊँ, जैसे आपके दिमाग में बार बार, हालांकि वो आगे आएगा और सब आएगा कि सर टोकन करेंसी फिर तो रिस्की है, मोहम्मद में तो लोग फेल हो गया, अपन भी फेल हो सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अपन तो फेल होते होते कगार पे बचे हैं। अब जैसे वो विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन से नहीं बचे, दूसरा कारण बता रहा हूँ जिससे बचे। अब देखो अभी 500 रुपये की नोट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलो अभी तो ये नई वाली करेंसी, इससे पहले वाली करेंसी जब ये ग्रीन नोट आया करता था, देखा ही होगा आपने सभी नहीं, तो आप देखो आप 500 रुपये के छुट्टे लेने जाते थे, चेंज लेना तो कोई दे देता था क्या, याद करो, कोई नहीं देता था, है ना। और आज भी जैसे आप देखो तो बहुत कम लोग मतलब 500 रुपये का चेंज देते हैं। और पहले वाले में तो क्या था, जैसे आप दोगे तो वो क्यों नहीं देते थे, होते हुए भी नहीं देते थे, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने खुद माना कि 500 रुपये के नोट जितने भी चलन में थे उसमें से आधे से ज़्यादा क्या थे, नकली थे, फेक करेंसी थी वो। तो 500 का नोट आप याद करो, पहले देते थे तो वो उसको यूँ ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे देखता था, है कि नहीं है, क्योंकि नकली नोट थे बाजार के अंदर। और अभी वाले पे भी यही शक रहता है, आप जाके देखो 500 रुपये के छुट्टे दे दो, नहीं भैया कर दिया वो, तो उसमें भी ये डर था, ये नकली वाला आने लगे थे, जाली मुद्रा। तो टोकन करेंसी में सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है, इस जाली मुद्रा का होता है, क्योंकि आसान है। तो अगर उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होंगी तो वो टोकन करेंसी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब जैसे वो प्लास्टिक का टुकड़ा था जो अपन बात कर रहे थे, कभी मन यार 500, ये तो मैं ऐसे तो घर से बना के लिया था, आते ना दिमाग में यार, लेकिन उसमें उसने कुछ मार्किंग कर रखी जो कि इतना आसान नहीं बनाना, उसमें किसी भी तरह का उसने इंप्रेशन लगा दिया। तो अब टोकन करेंसी में जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है, कि अगर आपने उसका जालीपन नहीं रोका तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा जनता का उसमें, है कि नहीं। तो जैसे 500 रुपये का नोट मैंने बताया, अगर इसमें इतने सिक्योरिटी फीचर्स नहीं हो आज अपने टोकन करेंसी में, तो प्रिंटर लगाया, वो पेज लगाया और नोट छाप दिया, छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा, मुझे बताओ, कि हर घर के अंदर नोट छपेंगे। ऐसा ही मोहम्मद बिन, हर आदमी का घर जो था ना वो टकसाल बन गया था। मतलब सांकेतिक मुद्रा में कहा गया है कि हर कोई अपने घर के अंदर सिक्के बना रहा था सारा। आज भी तो हो जाएगा ना ये, थोड़ा सा आप जैसे सरकार अगर लूज हो जाए
है ना। सरकार इन द सेंस कि जैसे सिक्योर, सरकार का क्या काम है, सिक्योरिटी फीचर्स जैसे इसकी और आप कमज़ोर कर दो, है कि नहीं है। और दूसरा, अगर किसी के पास पकड़ी जा रही है तो फिर दंड मिलना चाहिए ना, उस प्रक्रिया को आप थोड़ा कमज़ोर कर दो कि पुलिस पकड़े ही नहीं किसी को भी, है कि नहीं, चला रहा चलने दो। ये दोनों सरकार के फंक्शंस हैं, एक तो उसकी सिक्योरिटी और दूसरा पेनलाइज करना, पनिशमेंट देना। ये तो काम है सरकार के। ये दोनों अगर वो नहीं अगर तत्परता से निभाए तो क्या हर आदमी नोट नहीं छापेगा क्या? मुझे तो बता, खुद अपने आप अंदर इसका जवाब ले लो आप। हर किसी के मन में, अरे यार अपने छाप लो ना साला, क्या दिक्कत है ये। और ये अफगानिस्तान में होता है, ये बांग्लादेश में होता है, कोई पनिशमेंट नहीं है तो छाप लेते। अब छाप लेते तो तुम्हारी करेंसी की कोई वैल्यू, तो मतलब ही नहीं है, कोई तुम्हारे नोट नहीं लेगा, क्योंकि पता ही नहीं असली कौन सा और नकली कौन सा है। ये टोकन करेंसी की सबसे बड़ी दिक्कत। सोने में ऐसी दिक्कत है कि मुझे बताओ, आराम से पहचानने में आएगा वो। और नकली भी जांचना है तो नकली जांचने के बहुत अच्छे तरीके हैं उसके अंदर, फट पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था। अब टोकन करेंसी जैसे मोटा मोटा मैंने आपको बताया। अब ये फेल क्यों हुई? फेल यही था बस। अब देखो 500 रुपये का नोट, जैसे आज मेरे पास टोकन करेंसी है, अब वर्तमान वाली करेंसी समझो, ये अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज 500 रुपये का नोट अपने पास है, टोकन करेंसी है, बिल्कुल है। अब 500 रुपये के नोट में होता क्या है कि जैसे एक वो पेपर होता है अच्छी क्वालिटी का, इंक होती है अच्छी क्वालिटी का, और बीच में वो जो सेफ्टी धागा है थ्रेड सिल्वर का, वो डाला जाता है। डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? ठीक है साहब। अब जैसे मान लो उस जिस पेपर से वो बनाया ना, उस पेपर की कमी हो जाती है मार्केट के अंदर, या जो सेफ्टी धागा चांदी का जो अंदर है उसकी कमी हो जाती है, उस इंक की कमी हो जाती है ना। अब वो इंक मिल ही नहीं रही है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी? अच्छा यार इंक में, अब करेंसी भी तो ज़रूरी है, करेंसी भी चलाना ज़रूरी है, तो वो इंक नहीं मिल रही तो आप ऐसा करो, कैमलिन की इंक खरीद लाओ और उससे वो नोट, वो काम में ले लो आप तो नोट छापने की। पहले तो इम्पोर्टेड इंक थी, है कि नहीं है। आज आपने कैमलिन की इंक ले ली और वो डाली मशीन के अंदर, आप नोट छाप दो। वो सिल्वर, वो चांदी का तार डालना है ना, वो नहीं मिल रहा आपको, तो ऐसा करो यार वो कॉपर का तार खरीद लो। कॉपर तो अपने खेतड़ी से खूब हो रहा है, चांदी तो अपन मैक्सिको से मंगाते हैं, अर्जेंटीना मैक्सिको से। अब ऐसा करो कॉपर से ले लो तांबे का तार, क्योंकि अपना ही तो है, मंगाना भी नहीं, सस्ता भी पड़ेगा, और उसको तार के रूप में डाल लो और नोट बना दो। अब नोट जब अपने हाथ में आया, अरे तो कैमलिन की इंक है, अरे चलो चलो तो राजबुक डिब्बे चलो लेके आते हैं। और तांबे का तार अपने ही पड़ा है बिजली वाला, निकालो निकालो उसको, पिघला दो, पतला बना दो, लगाओ नोट में। और पेपर ही बहुत हल्की क्वालिटी का है, ये तो A4 से भी घटिया है कि नहीं है। आपने वो 75 GSM आता है, ये तो उससे भी घटिया है, ये तो सारा 40 GSM ही है। ये तो मतलब वो अखबार वाला पेपर ही है। लगाओ प्रिंटर में और लाओ कैमलिन की, अपन बनाते हैं नोट। करेंगे कि नहीं करेंगे? अपन ने क्यों किया था ऐसा? क्यों अपन ने वो कॉपर का तार लगा दिया? क्योंकि यार चांदी महंगी पड़ रही थी। क्यों वो इंक पहले जो आ रही थी इंपोर्टेड इंक, क्यों अपन ने कैमलिन लगा दी? यार वो देने में नोटिस करा आती नहीं थी, महंगी बहुत पड़ रही थी, तो इसमें मैंने कैमलिन की। तो चलो ठीक है यार, ये सब हो गया, तुम्हारी मजबूरी थी, है ना। जब बोलते हैं यूँ कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, तो चलो ठीक है, चांदी से कॉपर लगा दिया, इंक भी आपने हल्की कर दी, मजबूरी थी आपकी। लेकिन जब ये ऐसा कर दिया, जब करेंसी आ गई, तो तुम्हारा जो काम था, क्या काम था तुम्हारा? तुम सरकार थे ना, तुम सुल्तान का और तुम्हारे जो मंत्री अमीर, उनका क्या काम था कि एक तो ये जो छपरी है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी तो सही रखो, और दूसरा अगर कोई जाली छाप रहा है तो उसको सजा तो दो। तुमने तो कुछ ही नहीं किया, तुम तो खुद ही भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गए सरकार। सुल्तान के अलावा सब भ्रष्ट हो गए, तो फिर वो फेल होना ही था। कोड है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर सरकार या सरकार के कर्मचारी जो अमीर वर्ग था वो थोड़ा ध्यान रखता है उस फेक करेंसी पे, तो वो जाली मुद्रा का एक्सपेरिमेंट, सांकेतिक मुद्रा का एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होता। लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, यही सब इसमें था, है ना। बिल्कुल जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय किया तो आज वर्तमान में इसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। बिल्कुल है परिप्रेक्ष्य। वही टोकन करेंसी 500 रुपये का नोट अपनी जेब में है, थोड़ी सी सरकार ने ढिलाई करी, और जाली नोट अगर नहीं पकड़ में आए तो वो देख लो 500 रुपये का नोट लेता है क्या? कोई नहीं लेता। तो जैसे 2000 का बाहर हुआ, ऐसे करेंसी बाहर हो जाती है। क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें नीचे गारंटी लिखी हुई है नोट में, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, RBI गवर्नर। तो अब कोई सा भी सामान लेने गए अपन, 500 रुपये का है, दिया अपन ने नोट और वो सामान ले लिया बदले में। मतलब जिसके पास वो नोट है उसको भी कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ, और जो सामान बेच रहा है उसको भी कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरे सामान के बदले 500 रुपये का नोट, मतलब अगर कोई सामान जिसकी वैल्यू 500 रुपये है तो मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे सामान को देकर और 500 रुपये लेने के अंदर। ये वो कॉन्फिडेंस होता है करेंसी, जब करेंसी इकोनॉमी कोई होती है तो। और ये कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो उस करेंसी वो यूजलेस हो गई। अब बिल्कुल ऐसा कैसा इसके अंदर है।
है ना। तो जैसे करंट के संदर्भ में समझो तो सब समझ में आएगा। तो आंतरिक टोकन करेंसी को होती है वो समझ लिया। अंकित मूल्य ज़्यादा होता है टोकन, ठीक है, अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है, फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। अब आ जाओ जैसे क्या है कि ये किया क्यों है ऐसा कि सांकेतिक मुद्रा चलाने की क्या जरूरत थी। आप तो यूँ समझो वो टोकन चला दिए। कॉफ़ी जो 500 रुपये की अपन ले लेते ना उसकी जगह वो टोकन ही दे दिए सबको कि जाओ जाओ ये टोकन दिखाओ और कॉफ़ी ले लो तुम। तो अंकित मूल्य तो सेम था, 500 रुपये का नोट और 500 रुपये का टोकन, अंकित मूल्य तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, आंतरिक मूल्य डिफरेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आ जाओ धन। बर्नी के कथनानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। धन की कमी हो गई थी, चांदी। अभी अपन देखेंगे सांकेतिक मुद्रा के अंदर हुआ क्या था। जो चांदी की करेंसी थी उसकी जगह आपने उसमें किसमें कर दिया, वो कांसे की करेंसी कर दी आपने, है कि नहीं। तो धन की कमी हो गई थी। धन में क्या है, जैसे आप चांदी लिख लो, चांदी की कमी, तो चांदी का जो टंका था ना उसकी जगह उन्होंने अपने दूसरी मतलब चांदी टंका का तो टंका ही रखा, लेकिन चांदी की जगह उसको कांसे कर दिया। अभी देखते हैं हम। और साम्राज्य विस्तार की नीति, दूसरी राजधानी बना ही नहीं दौलताबाद अपन ने बना ली ना 1327 में, वहाँ भी लोग जाके रहने लगे, वहाँ भी करेंसी का अपन को यूज़ कर रहा है, करेंसी नोट ज़्यादा चाहिए। अभी जैसे मान लो अपन बांग्लादेश पाकिस्तान को इंडिया में मिला लेते हैं तो पैसे ज़्यादा चाहिएंगे नहीं, वहाँ भी अपन को सर्कुलेट करने पैसे, तो पैसे ओढ़ लाओ। अगर आप जैसे पहले छाप रहे थे उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो अपन कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे कि करेंसी कम दर पे ज़्यादा बनने लग जाए। चांदी, आधुनिक इतिहासकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया था, जिससे लोगों ने चांदी का भंडारण शुरू कर दिया था, है कि नहीं। चांदी अगर जैसे मैंने बताना था कि अपन कॉपर का तार क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगी पड़ रही है, मैक्सिको से मंगा रहे हैं, तो अपने पास जो इजीली अवेलेबल है यार उसको काम में लो ना, यही होता है। फिर देखो ये माइक्रो लिखा हुआ है, चीन कुबलई खां और फारस का गेतुका खां और मंगोल। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती चीन के मंगोल शासक कुबलई खां द्वारा चलाए गए कागज की मुद्रा, तो ये कै बराबर क्या लिख लो यहाँ पे, एक तो कै कुबले का है, एक कै कागज है, कागज की मुद्रा तथा फारस के शासक गेतुको खां द्वारा इसी तरह का एक प्रयोग से उत्साहित होकर सांकेतिक मुद्रा जारी करने के लिए तैयार हुआ। मतलब ऐसे हवा में बात नहीं करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसी से इंस्पिरेशन ली कि यार पहले किसी ने ऐसा किया है क्या, टोकन करेंसी, तो कागज़ की मुद्रा टोकन करेंसी होती है। तो कागज़ की मुद्रा किसने चलाई थी, चीन के मंगोल शासक। और ये मंगोल तो उस समय हमेशा मतलब प्रेरणादायक रहे हैं सबके लिए कि जो वो करते थे यार अपन भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो चीन के कुबलई खां द्वारा चलाए गए कैसे कागज़, कैसी मुद्रा, कागज़ की मुद्रा। और फारस, ईरान, आज भी फारस जो है, ईरान जो है, ये इस्लामिक जगत में जिनको अपन बोलते हैं सिया, वो यहाँ से जैसे जो निकलते हैं, सिया एंड सुन्नी जैसे जो होते हैं मुस्लिम्स में, तो नॉर्मल बाकी जो वर्ल्ड है सारी वो सुन्नी वर्ल्ड है, और लेकिन जो ईरान के जो मुस्लिम्स हैं वो सिया हैं, सिया समुदाय। जैसे अपन जैसे दादा भाई नौरोजी जैसे देखते हैं, पर्शियंस जो हैं, भूमि ईरानी जो आज हैं, है ना, और जैसे अपन रतन टाटा देखते हैं, ये सब पर्शियंस है, ठीक है। तो फारस के शासक गेतुको खां द्वारा इसी तरह का प्रयोग से उत्साहित होकर, तो ये फारस हमेशा मतलब वर्ल्ड सबके लिए एक आज भी जैसे ये मतलब रोल मॉडल है मुस्लिम कल्चर के अंदर। ईरान, फारस मतलब ईरान, फारस, पर्सिया, ईरान तीनों एक ही चीज़ है, ईरान तेहरान से उत्साहित होकर सांकेतिक मुद्रा जारी करी, ठीक है। तो प्रेरणा स्रोत मिला। फिर सांकेतिक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मुख्यतः मंगोलों की देन है। मंगोल शासक कौन, कुबले खां, है ना। चीन में जो अपन देखते हैं मंगोलिया, आज तो देखो ये है मंगोल, ये देखो मंगोलिया रशिया और चीन के बीच में, देखो इधर ये है मंगोलिया। तो आज तो छोटा है, पहले पूरे इस एरिया के अंदर था ये पूरा, मतलब इधर ये गोबी डेजर्ट ये पूरा इधर, और ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा मंगोलिया, मतलब हिंदू कुश के वेस्ट में और हिमालय के उत्तर में पूरा मंगोल था। आज तो इसको समेट दिया मंगोलिया, छोटा, ठीक है। तो क्या तक अपन ने कारण क्या देख लिए कि वास्तविकता क्या थी, धन की कमी थी, करेंसी कम पड़ रही थी, धन की कमी मतलब करेंसी कम पड़ रही थी। दूसरा, चांदी कम पड़ गई थी। और तीसरा, पहले से वो चल रही थी, तो देखा अपने भी चला लो यार, क्या दिक्कत है कि नहीं, कॉस्ट कम पड़ती है उसकी। आया, अब इसके अंदर हुआ क्या था, मतलब जिसको अपन टोकन करेंसी बोलते हैं, तो वास्तविकता में क्या हुआ था। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है चांदी और डैश करके लिखा हुआ है कांसा, ठीक है। चांदी और डैश करके क्या लिखा अपन ने, कांसा। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी का टंका, जो ओरिजिनल चला आ रहा था शुरू से। ये किसने चलाए थे सिक्के, चांदी का टंका और जीतल तांबे का, किस शासक ने चलाए थे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चलाए थे,
इल्तुतमिश ने चलाए थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश नोट्स में लिख लो इल्तुतमिश। ये चांदी का जो टंका था इल्तुतमिश ने चलाया था, और लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लेके आया था? इल्तुतमिश लेके आया था, ठीक है ना। और तुर्कानी चहलकानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो ये क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन उस संस्थापक के आगे वर्ड लग जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है? वो इल्तुतमिश है। क्यों? राजधानी लेके आया भैया लाहौर से दिल्ली, सिक्के चलाए हैं भैया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तुर्कानी चहलकानी का गठन किया, और वो पहला व्यक्ति था इल्तुतमिश जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की टाइटल सुल्तान नहीं था, क्या था? मलिक, वंशानुगत था, मलिक, सिपह सालार, जबकि इल्तुतमिश पहला था जिसने क्या उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। तो ये पहले से चला रहा था चांदी का टंका, लेकिन अपन ने क्या किया, चांदी के टंके के स्थान पर कांसे का क्या टंके का प्रचलन किया, और कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के समतुल्य रखा गया। ये समझे क्या है? जैसे आज 500 रुपए का नोट है ना, है 500 रुपए का नोट, उस नोट की जगह अपन ने प्रिंटर से एक पेज पे नोट छाप लिया और दोनों की कीमत समान है, उस ओरिजिनल 500 नोट की उस फेक वाले 500 नोट की। फेक इन द सेंस कि जिसका आंतरिक मूल्य कम है। भाई एक तो ओरिजिनल वो है जिसका आंतरिक मूल्य कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 500 रुपये का नोट है तो उसका 8 या 9 रुपये आंतरिक मूल्य, लेकिन जो मैंने प्रिंटर से छापा उसकी अंकित मूल्य तो फेस वैल्यू तो क्या है? 500 रुपये ही है, और जबकि उसका आंतरिक मूल्य क्या है जो प्रिंटर से छापा? मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपया, है कि नहीं है? तो यही उस समय हुआ, फेस वैल्यू आपने सेम रख दी, तो फेस वैल्यू सेम रख दी तो अब वो दिक्कत तो होनी है। तो क्या किया, कहाँ से, मतलब चांदी के टंके के स्थान पर, अब देखो टंका टंका ही है दोनों जगह, देख रहे हो आप, टंका टंका ही है, वही 500 रुपये है दोनों जगह, लेकिन जो उसका जिस मटेरियल से बने वो मटेरियल चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? पहले तो वो मटेरियल था जो कंपेरेटिव थोड़ा रेयर था और जिसकी वाकई में मतलब वक़्त भी थी, आपने उसकी जगह क्या कर दिया? कांसा कर दिया, ये ब्रोंज, BRONZ, ब्रोंज, ठीक है ना। एक दूसरा होता है ब्रास, ब्रास को अपन बोलते हैं पीतल, ये पीतल है, ये ब्रोंज है। मतलब ब्रोंज तो क्या होता है, जैसे कॉपर के अंदर टिन मिला देते हैं अपन, टिन, तो ये बनता है ब्रोंज। और ब्रास जिसको अपन पीतल बोलते हैं, ये कॉपर में क्या मिला देते हैं अपन? कॉपर में क्या मिलाते हैं? जिंक। तो ये पीतल के बर्तन देखे हो क्या आपने? पीतल पीले रंग का होता है, और ब्रोंज जो होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा मतलब स्लेटी कलर का होता है। कांसे की थाली देखी होगी आपने? कांसा नहीं, कांसे, कांसे बोलते हैं ना, कांसे पदक, कांसे, कांसा, ये कांसे सिंगुलर में कांसे, और ये कांसे वैसे आ जाता है, कांसे, ये कांसे, ब्रोंज मेडल। जैसे गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड तो वो हो गया गोल्ड सोना, और सिल्वर ही है रजत, और ब्रोंज जो है वो है कांस्य। और ये पीतल के जो बर्तन होते हैं जिनको हम लोग ब्रास वेयर बोलते हैं, पीतल के बर्तन को, वो ब्रास, ये ब्रास कॉपर प्लस जिंक है ना। इसको भी साइड में आप लिख लेना, है ना, ये ब्रोंज और ब्रास। और ये जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरा धातु के रूप में कौन सी सभ्यता बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, तो ये वही है। तो कांसा कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर मतलब Cu आता है कॉपर का, टिन, ठीक है ना। तो कांसे की मुद्रा चला दिया आपने सोने की चांदी की जगह। तो टंका टंका तो सेम ही रहा, 500 रुपये 500 का ही रहा, लेकिन एक 500 का नोट तो सिक्योरिटी धागे पे था, अच्छे पेपर पे था, और दूसरा 500 का नोट नॉर्मल था। तो ऐसे चांदी तो भाई मंगानी पड़ती थी, कांसा आपने यही होता ही था। ये कांसे ब्रोंज कैसे बना रहे थे? कॉपर के अंदर क्या बना दिया आपने? टिन मिला दिया, दोनों ही इजीली अवेलेबल थे। कॉपर तो था ही था, टिन अफगानिस्तान से आता था, लेकिन ज़्यादा मतलब स्केयर नहीं था, आराम से सब जगह इजीली अवेलेबल। समझ गई थी चीज़? तो ब्रोंज, कांसे की टंके का प्रचलन कर दिया, कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के समतुल्य रखा। जो RBI का नोट है और जो प्रिंटर से जो नोट निकला, दोनों का मूल्य समान है भैया, जाओ और यूज़ करो। तो अब देखो आप, दोनों का मूल्य समान है तो हर कोई तो प्रिंटर से निकालने लग जाएगा, और फिर वो जो दुकानदार है ना, वो समझने लग जाएगा इस चीज़ को कि नहीं, मैं मेरा सामान उस नोट के बदले नहीं दूंगा 500 के, जैसे खुला मांगा ना, नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास से तो तुम ओरिजिनल सामान लेके जा रहे हो, लेकिन जो बदले में मेरे को मिल रहा है वो क्या है? वो नकली है, वो किसी काम का नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पहले तो अपने घर में छापे
नोट छाप लिए और फिर वो कोई लेगा नहीं तो वो अपने घर में पड़े रहेंगे वो नोट। पहले तो टकसाल बन गया हर किसी का घर, और फिर वो अपने वो नोट अपने घर के अंदर वो बंडल्स के रूप में पड़े रहेंगे। बंडल समझ गए ना, बांध के, तो वो रस्से से बांध के अपने साइड में रख दी करेंसी के, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये अपन को ये पता होना चाहिए जैसे कि हुआ क्या था। तो क्वेश्चन आता है ये कि पहले तो किस मुद्रा के ऊपर किया था उसने, ये प्रयोग कौन सी मुद्रा पे किया था, जीतल पे किया था, टंकी पे किया था? टंकी पे किया। जीतल तांबे की थी, उसमें नहीं किया है, टंकी पे किया। और चांदी को जो धातु थी, आंतरिक जो धातु थी, उसको किससे चेंज कर दिया था? कांसे से चेंज कर दिया था, ब्रोंज से, ठीक है ना। पीतल नहीं है, पीतल हो जाता वो ब्रास हो जाता, ये कांसा है, कांस्य ब्रोंज, ठीक है। ये हाँ वो सब सेम है। अब भाई टंका ही है ना ये, तो उसमें ये कांसे का जो टंका है उसमें भी 48 जीतल ही होंगे, इसमें भी 48 जीतल। वही तो रखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूल्य दोनों का सेम रखा गया। भाई वो जो अपन देख रहे हैं जीतल, वो तो प्योर तांबे का था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ कांसा है ना। अभी तांबे के अंदर और क्या मिलाना पड़ रहा है अपने को, टिन मिलाना पड़ रहा है ऐसे। और जीतल जो है वो तो प्योर तांबे का है। तो तांबे में अब अपन ने टिन मिला के रखा है जिससे कि थोड़ा सा उससे अलग दिखे, नहीं तो बिल्कुल उनका शक्ल ही सेम हो जाएगी दोनों की, तो जनता में कन्फ्यूजन हो जाता। तो तांबे का मत करो, अभी अलॉय के रूप में रखो उसको, मिश्र धातु के रूप में, कॉपर प्लस टिन, तो कांसे का बना दिया। और मूल्य सेम ही रहा, एक चांदी के टंके में 48 जीतल होते थे, तो कांसे के टंके में भी कितने जीतल हैं? 48 ही हैं। भाई मूल्य डिफरेंट कर देंगे तो फिर वो करेंसी का बेस ही खत्म हो गया। 500 रुपये का नोट का अगर आपने कर दिया कि जो घर से नोट छपेगा उसकी वैल्यू 5 रुपये होगी, तो कौन छापेगा उसको? बोलने तो यार कोई मतलब नहीं। तो ये ध्यान रखो कि चांदी के जगह कांसे का छापा, पहली चीज़ तो टंका, और मूल्य सेम रखा। अब देखो ऐसा क्या हुआ फिर, अब देखो आगे, देखो क्या है, नई प्रतीक मुद्रा की कल्पना भारत में नई थी, और व्यापारियों तथा आम लोगों भी उसे स्वीकार करने में राजी करना कठिन था। नई थी ना प्रयोग, इससे पहले कभी कागज की मुद्रा देखी ही नहीं अपने टोकन करेंसी। वो शंख चलते थे या मेटल के रूप में चलते थे ऐसे, ये मतलब ये टोकन करेंसी, उसे स्वीकार करना कठिन था। सरकार और जाली, फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक शायद सफल हो जाता, बशर्ते क्या, आगे पढ़ो क्या है, बशर्ते रोक पाती। अब रोल में कौन आ गया? सरकार आ गई। सरकार मतलब यहाँ सुल्तान और उसके अमीर वर्ग जिनके हाथ में सत्ता थी। जाली मुद्रा, ये जाली मुद्रा वैस, मतलब यूँ कहते हैं हर व्यक्ति का घर टकसाल बन गया था। जाली मुद्रा पे लिख लो, हर व्यक्ति का घर टकसाल बन गया था। बर्नी ने बोला ये, हर व्यक्ति का घर टकसाल बन गया था। क्योंकि क्यों बन गया टकसाल? क्योंकि कॉपर और टिन ईजिली अवेलेबल था। ये जाली मुद्रा पे यहाँ सरकार के ऊपर तो लिखो अमीर वर्ग, और जाली मुद्रा पे लिखो यहाँ, ये देखो निकला यहाँ जाली मुद्रा बन गया था, हर व्यक्ति का घर टकसाल बन गया था, आम व्यक्ति का घर टकसाल। बर्नी ने बोला है कथन। रोक पाती, मगर सरकार वैसा नहीं कर पाई, और शीघ्र ही नए सिक्कों का मूल्य बाजार में तेजी से गिरने लगा। अब देख लो प्रिंटर वाला नोट कौन लेगा आपका? कोई नहीं लेगा, समझ गए। वापस अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा वापस लेने का फैसला किया। उसने कांसे के सिक्कों के बदले चांदी के सिक्के देने का वादा किया। इस तरह बहुत से लोगों ने कांसे के सिक्का देकर चांदी के सिक्के हासिल किए। मतलब ये तो देखो, ये तो चेंज करवा लिए। किसने करवा लिए? जिनके पास, जो स्टेट ने कांसे के सिक्के जारी किए थे ना, राज्य ने, जिनके पास वो ओरिजिनल सिक्के थे ना, उन्होंने तो उनके तो चेंज कर दिए। लेकिन जिनके पास जाली थे उनके स्टेट चेंज नहीं करती, क्योंकि उनके अगर चेंज करती तो स्टेट और दिक्कत हो जाती। तो वापस तो किए, लेकिन जिनके पास ओरिजिनल कांसे का सिक्का, कांसे का टंका था, सिर्फ उन्हीं के चेंज किए, है ना, देने का वादा किया। और इस तरह बहुत से लोगों ने अपने कांसे के सिक्के बदला लिए। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो, जाली सिक्कों के एवज में जिनकी पहचान वजन से की जा सकती थी, चांदी के सिक्के नहीं दिए गए। किले के बाहर कांसे के सिक्कों का ढेर लगा दिए, और बढ़नी बताता कि कई साल से वे इसी तरह पड़े रहे। भाई ढेर किनका लगा? जैसे आप चेंज कराने गए, क्योंकि मैं ये चेंज कर दूँ, तो को मैं ये तो सारा फर्जी तुमने घर में बनाया, स्टेट वाला कांसे का सिक्का है ही नहीं जो टंका दिया था। स्टेट वाला अगर आपके पास है तो लाओ चेंज कर देंगे, ऐसे, है ना। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे अपन नोट फट गया तो अपन RBI में गए चेंज कराने, है कि नहीं, तो वो चेंज कर देते हैं। अगर ओरिजिनल वो नोट है और जाली को आप जाओ चेंज कराने एक बार, वो वहीं बैठा लेंगे और पुलिस को और बुला लेते हैं। जैसे बैंक में नहीं जाते अपने, कई बार गड्डी में नकली पकड़ा जाता था,
ऐसे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ओरिजिनल नोट है और उसमें कोई दिक्कत है तो चेंज कर देंगे, और ओरिजिनल करेंसी नहीं है तो फिर पटक जाओ यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो ये ढेर लग गया। तो यहाँ देख लो ना, इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर फर्क है, तो आप ये ध्यान रखो, वापस लिए या बदले कौन से, कांसे का सिक्का जो ओरिजिनल था, कांसे का टंका जो ओरिजिनल था, जो स्टेट ने बनाया था, और जाली और ढेर किनका लग गया, जो जाली थे, जो मतलब खुद घर में बनाए हुए थे। मतलब आपने कांसे का तो कर दिया, लेकिन वो खुद ही घर में ही बना लिया, बनाया आपने कांसे और टिन से ही है जाली भी, समझ रहे हो, लेकिन वो स्टेट द्वारा जारी किए हुए नहीं है, आपने खुद ही घर में टकसाल में छाप ली और कि लो चलाओ सिक्के। हाँ वो मतलब वो तो आपने जैसे कंपनी बोलते हैं सिक्योर्ड करेंसी है। हाँ कल को जैसे यूँ हो जाता है कि भाई 500 का नोट कोई नहीं लेता है, यूजलेस हो गया, तो अब जैसे सरकार को तो वापस देने पड़ेंगे ना पैसे, तो वही हो जो गोल्ड रिजर्व है उसको बेच के हम करेंसी और ले लेंगे, मतलब जारी कर देंगे। रिजर्व करेंसी है अपनी, रिजर्व करेंसी का मतलब होता है कि भाई उतना गोल्ड अपने पास रिजर्व है, आज अपन ने उसको गोल्ड एंड काइड में कर दिया उतनी वैल्यू का। तो आज जैसे उतना गोल्ड तो नहीं है, लेकिन जैसे फॉरेक्स रिजर्व है वो भी उसमें जोड़ दिया जाता है, जो अपने SDRs हैं IMF वाले वो उसमें जोड़ दिया जाता है, तो मतलब वो रिजर्व करेंसी हो गई। ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। क्या किया, चांदी की जगह भाई आंतरिक जो कमोडिटी थी, आंतरिक जो वस्तु थी जिससे वो बनी हुई थी वो चेंज कर दी, तो चांदी की जगह क्या कर दिया, चांदी की जगह कौन सा, कांसा यूज़ किया, और टंके का टंका ही रहने दिया। नई आई, भारत में नई थी तो कठिन था, सरकार जाली पर कंट्रोल नहीं रख पाई और वापस बदला, लेकिन जो जाली थे उनका ढेर लग गया, समझ गए, ये है इतना। फिर खुरासान अभियान है। तो अब देखो अपन को इसमें देखो, अब जैसे आए फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा पे लिखें आप, तो पहले तो सांकेतिक मुद्रा में सीधा सा अपन को क्या लिखना, अगर ज़्यादा बड़े में है तो लिख दो सांकेतिक मुद्रा वो होती है जिसका अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, किससे, आंतरिक से। आंतरिक का मतलब क्या है, जिससे वो बना है, जिसे अपने अंदर चल रहा है वो है जिससे अपन बने, तो आंतरिक मूल्य हमेशा कम होता है और अंकित मूल्य ज़्यादा होता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, चीन के शासक कौन, क्या कहता, क्या नाम था, केतुकु खां, और ईरान का शासक, ईरान का शासक पढ़ो नोट से पढ़ो, क्या दोनों, कुबले खां, और चीन फारस शासक गेतुके खां, है ना। उनसे प्रेरित होकर ये किया, और किया क्यों, क्योंकि धन की कमी थी, राजधानी परिवर्तन था, धन चाहिए था। दूसरा किसकी कमी थी, किस धातु की कमी हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, चांदी की, है ना। तो ऐसे करके किया, और फिर किया क्या कि कौन सी धातु थी मेन, चांदी का टंका को किस में बदल दिया, कांसे के टंके में, ठीक है ना, कांसे में, और मूल्य समान रखा, ठीक है ना। अब ये असफल होने के कारण क्या थे, सबसे पहला तो असफल क्यों हुई, नहीं असफल क्यों हुई, क्योंकि एक तो प्रयोग नया था, लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन था, पहले तो नया प्रयोग, दूसरा जाली कि सरकार की जो एक जिम्मेदारी थी वो नहीं निभा पाई, और तीसरा कि आपने उसको वापस लिया, वापस लेके बदले में लोगों को दिया, और जो जाली जो थे उनका ढेर लग गया, है कि नहीं है। तो वापस जब भी लिया तो वापस फिर स्टेट के ऊपर और लोड आ गया, भाई चांदी का टंका तो आपके पास पहले ही नहीं था, पहले होता तो कांसे के टंके की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप क्या कर रहे हो, कांसे का टंका ले रहे हो और उसके बदले में चांदी का टंका दे रहे हो, तो थोड़े बहुत बचे थे ना जो चांदी के टंके, वो भी गायब हो गए, ले गए लोग, है कि नहीं है। तो अगर सरकार को ही देने होते तो सरकार के पास ही होते ज़्यादा, तो क्यों चलाती हो कांसे का टंका, ये चीज़ फेल हो गया ऐसे। और फिर जाली भी छपरे थे बहुत ज़्यादा, जिनका बर्नी बोलता है कि किले के पास ढेर लग गया और कई साल तक वो ढेर ऐसे ही पड़ा रहा। तो मतलब जाली करेंसी भी तो चली गई थी, और जाली करेंसी का क्या नुकसान होता है ये आप जानते ही हो कि फेथ ही लूज हो जाती हो, करेंसी किसी काम की नहीं, ऐसे करके ये फेल हो गया। तो अब जैसे आलोचनात्मक परीक्षण करना अपने को, तो कारण अपन ने देख लिया भैया क्यों किया था, क्यों फेल हुआ वो देख लिया, फिर उसका क्या कुछ महत्व भी था क्या, तो अपने आप में नया प्रयोग था, नीचे लिख लो महत्व, महत्व महत्व नया प्रयोग, और ब्रैकेट में लिख लो इनोवेशन, नवाचार जिसको अपन बोलते हैं, इनोवेशन अपने आप में नया प्रयोग था। आज भी जैसे सरकार नवाचार को बढ़ावा देती है कि नहीं देती है, ठीक है ना, नवाचार। दूसरा तत्कालीन तकनीक, तकनीकी ज्ञान,
तकनीकी ज्ञान, तो अपन तकनीकी ज्ञान जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत में तकनीक एवं विकास, तो अब तकनीकी ज्ञान उसको ब्रैकेट में ले लो, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन बराबर कांसा। भाई चांदी की जगह अपन ने चलाया ना कॉपर प्लस टिन बराबर कांसा। और तीसरा लिख लो वर्तमान सरकार, मतलब ये 2024 आरबीआई बराबर टोकन करेंसी। वर्तमान में तो प्रेरित किया है कि नहीं किया आपने को, वर्तमान सरकार आरबीआई टोकन करेंसी। जितने भी अपने पास नोट है, सारे नोट या सिक्के हैं, सब टोकन करेंसी है अपने पास, पूरे विश्व में ही है। वास्तविक करेंसी यूज करना संभव नहीं है, रियलिस्टिक करेंसी, तो टोकन करेंसी चलती है हर जगह। तो ये इसका महत्व देख लो अब आप। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या वो फेल हो गया क्या, तो चलो तत्कालीन शब्दों में देखें तो अपन देखते हैं फेल हुआ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इसका महत्व जैसे अपन देखें तो वो फेल नहीं हुआ। वो अकेले का फेलियर नहीं था, वो पूरा जो उस समय सरकार तंत्र था, सिस्टम, वो उसका फेलियर था। प्रयोग अपने आप में बहुत, वो प्रयोग बहुत सही था, विचार अच्छा था, आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन वो जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया वो अच्छा नहीं था। अब यही कंक्लूजन दिल्ली वो राजधानी परिवर्तन में निकला। विचार अच्छा था, है कि नहीं, केंद्र में स्थित था, महत्व संचार साधन विकसित हुए, सब संस्कृति विकसित हुई, साम्राज्य बना, लेकिन जिस जल्दबाजी में वो किया गया था बगैर उसके प्रॉस एंड कॉन्स जाने, तो वो फेल हुआ। ऐसा ही सांकेतिक मुद्रा में था। पहले आप एक बार चर्चा तो कर लेते, जो विशेषज्ञ थे अर्थशास्त्र के, कि क्या बनाना सही है क्या, तो खुद ही बता देते कि हुकुम देखो कॉपर अभी ज़्यादा है अपने पास और दिक्कत हो जाएगी। अब लेकिन हुकुम तो माने किसकी, तुम मुझे बताओगे, देख लो मुझे कितनी का ज्ञान है, भाषाओं ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी हूँ, धातु ज्ञान में जानता हूँ, कितनी किताबें पढ़ी हुई, देख लो मेरी लाइब्रेरी में, तो मैं जानता हूँ तुम ज़्यादा, तुम रहने तो बैठता सबसे। और फिर वही जल्दबाजी में, और फिर वही फरमान बन गया, तुगलकी फरमान, बस फटाफट आपने जारी करी और 1 साल के बाद डिसीजन वापस लेना पड़ा। राजधानी भी आप ले गए थे, फिर 1 साल के अंदर ही वापस आना पड़ा, और सांकेतिक मुद्रा जारी करी, फिर 1 साल के अंदर चेंज कर, तो ये क्या करते हो यार। तो ये तुगलकी फरमान तकिया कलाम बन गया। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती कराओगे तो वो विरोध ही जनरेट होएगा वो, और जनता ये इंतज़ार करेगी कब ये सरकार बदले और कब ये आदेश बदले। मतलब उसकी प्रैक्टिकलिटी से लाखों कोसों दूर है वो, समझ गए। तो ये था अपना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। कॉपी निकालो एक बार और लिखो एक बार इस पर 50 शब्द। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे खुरासान अभियान। कॉपी निकालो और 50 शब्दों में लिखो। एक बार मेरे को ये एनसीईआरटी दो करण, देखो उसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है ना। ये एनसीईआरटी अपने को रखनी है ना सभी को, है ना। और जैसे चैप्टर नंबर 7, और वैसे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक खत्म हो जाएगा, फिर सारे टेस्ट इसी में चलेंगे जो पीछे चैप्टर है। खिलजी तुगलक पेज नंबर 78, 103, 102 पे क्वेश्चन है इसके, 102। देखो क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आरंभ किया गया प्रतीक मुद्रा का चलन विफल क्यों हो गया। तो इसमें लिख लो मोहम्मद बिन तुगलक, पहले तो एमबीटी लिखो, सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी, रीजंस ऑफ फेलियर, है ना। तो आप इसमें यूँ लिख लो, क्वेश्चन यूँ लिखो। तो क्वेश्चन ये है कि जो सांकेतिक मुद्रा जो है ना, क्वेश्चन तो यूँ स्मॉल में लिख लो, देख लो इधर यूँ लिख लो एमबीटी, मोहम्मद हमेशा तो एमबीटी, ये जो टोकन करेंसी है, टोकन करेंसी, एक तो ये क्या थी, क्या क्वेश्चन है 2 भागों में, एक तो ये क्या थी, क्या, और दूसरा ये क्यों फेल हो गई, क्यों, और तीसरा लिखो महत्व। देखो क्या में तो लिखोगे आप 2 लाइन, क्यों में लिखोगे आप 3 लाइन, और महत्व में भी लिखोगे 3 लाइन। ये ऐसे लिखो इनको 2 2 3 3। क्या में तो 2 लाइन लिखो, ऐसे बिल्कुल पॉइंट्स के रूप में लिखोगे 1 और 2 कि क्या थी ये, फिर 3 वाक्य लिखोगे किस पे कि क्यों ये जारी करी, और फिर लिखोगे कि इसका महत्व क्या, 3 लाइन उस पर। स्टेटमेंट चाहिए मेरे को, 1 लाइन का 1 स्टेटमेंट होएगा। गगन पेन से लिखो, फिर इसके बाद अपन देखेंगे खुरासान अभियान, तीसरा एक्सपेरिमेंट।